हम लोग और मैं हूं नगमा। हम लोग आज चर्चा करेंगे सड़क दुर्घटना और सड़क सुरक्षा की, क्योंकि ये माना जाता है कि सड़क एक्सीडेंट आतंकवाद के मुकाबले लोगों की मौत की ज़्यादा बड़ी वजह है। जी हाँ, आतंकवाद के मुकाबले ये ज़्यादा बड़ी वजह है। 80 लोग मारे जाते हैं सालाना आतंकवाद से भारत में, और सड़क दुर्घटना में लगभग 2 लाख का आंकड़ा WHO का है। WHO की ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2014 में 2 लाख लोग मारे गए सड़क दुर्घटना में, और दुनिया भर में 12 लाख। लेकिन इसके बावजूद इसकी चर्चा नहीं होती, या उतने बड़े तौर पर नहीं होती जितनी बड़ी ये समस्या है। आपको याद होगा कि बड़े नेता जैसे राजेश पायलट, गोपीनाथ मुंडे रोड एक्सीडेंट में मारे गए, लेकिन आम लोग मारे जाते हैं, हमको आपको अक्सर खबर भी नहीं होती। भारत में इसके बावजूद लोग सड़क एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों को अस्पताल ले जाने में, बचाने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि अब आप कानूनी झंझट में पड़ेंगे। अस्पताल, पुलिस, इनका चक्कर। अब लेकिन किसी घायल की मदद करने से आपको गुड समैरिटन का बैज मिलेगा। पुलिस और अस्पताल के हाथों परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। जस्टिस वी गोपाला और जस्टिस अरुण मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राज्य सरकारों से कहा है कि ऐसे नागरिकों के लिए सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन बनाया जाए और अस्पतालों को दिया जाए, ताकि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं और घायलों को अस्पताल में लाते हैं, उनका उत्साह बढ़े और मदद करें वो लोगों की, ना कि वो हिचकिचाएं। सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है वो 30 तारीख को आया है, और इसकी चर्चा अब हो रही है। और इसमें इसके लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, कम से कम लोगों को एक कानूनी सुरक्षा मिले और लोगों को परेशानी न झेलनी पड़े अगर आप किसी सड़क दुर्घटना में किसी विक्टिम को अस्पताल ले जाना चाहते हैं, आपकी नियत है लेकिन आप घबराते हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए यहाँ पे एक पैनल है मौजूद, और पैनल में पीयूष तिवारी हैं जो कि फाउंडर और CEO हैं सेव लाइफ फाउंडेशन के। सेव लाइफ फाउंडेशन लगातार इस पर काम कर रही है। हमारे साथ इंदु मल्होत्रा है, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की। हमारे साथ डॉक्टर तमोरीश कोले हैं जो कि इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर मुक्तेश चंद्रा, फॉर्मर स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक दिल्ली। तो ट्रैफिक में क्या क्या गुजरता है, कैसे कैसे मुश्किलें आती हैं, इसके बारे में हम आपसे समझेंगे। और हमारे साथ जो दूसरे लोग हैं उनमें राजीव नारायण हैं, जो उन लोगों में से हैं जो किसी घायल को देखकर उसको बचाने की हिम्मत करते हैं, उसको अस्पताल लेकर गए। हमारे साथ दिनेश चंद्रा हैं जो इसमें सड़क हादसे में बचे हैं, और अब बचे हैं तो दूसरों को भी बचाने की हिम्मत जुटा रहे हैं। और मोहित हैं। मोहित एक ऐसे शख्स की मिसाल है जिन्होंने सड़क दुर्घटना में अपने करीबी को, अपने भाई को खोया है। मैं आपसे शुरू करना चाहती हूं पीयूष, और समझना चाहती हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का अब फैसला आया है, गुड समैरिटन का बैज लोगों को मिलेगा, उससे आपको लगता है कि लोगों में एक जज्बा बढ़ेगा और लोग मदद करना चाहेंगे घायलों की? सड़क पर अगर आप किसी को देखते हैं, क्योंकि शायद वो कानूनी पचड़ा जो था, अस्पताल में 10 सवाल, पुलिस से 10 सवाल, उससे लोग बच पाएंगे अब? बिल्कुल। अगर आप देखेंगे पिछले दशक में करीब 12 लाख लोग हिंदुस्तान में अपनी जान गंवा चुके हैं सड़क दुर्घटनाओं में। करीब 60 लाख लोग जो हैं वो स्थायी रूप से अपंग हो चुके हैं, बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि 50% लोग जो सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं उनकी जान बचाई जा सकती है अगर उन्हें समय पर चिकित्सा मिल सके। तो हमने ये जो PIL है, ये हमने 2012 में हमने फाइल करा था सुप्रीम कोर्ट में, ये मांगते हुए कि जो लोग आगे आके मदद करते हैं उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जिसमें कि उनका हैरेसमेंट ना हो और उनको किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। और ये 4 साल तक ये केस चला है, और इंदु मैम हमारी तरफ से जो काउंसिल थी सुप्रीम कोर्ट में, और हमारा ये मानना है कि अब इससे एटलीस्ट 50% लोगों को ये चांस मिलेगा कि वो अपना जीवन ना खोएं और उनको बचाया जा सके। आप बताएंगी मल्होत्रा मैम की ये जो पूरा केस था, ये 2012 में शायद पिटीशन डाली गई थी इसकी, फिर इसमें क्या क्या हुआ, और अब जो फैसला आया है उससे किस तरह का लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा पब्लिक को? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बैठाई थी, 8 मेंबर कमेटी बैठाई थी। उन्होंने ये गाइडलाइंस जो हमने ड्राफ्ट की थी उस पे उन्होंने चर्चा की कि बहुत सारा उन्होंने इसमें एग्जामिन किया, और फिर उन्होंने कहा कि ये गाइडलाइंस बनाई जा सकती हैं। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये एग्जीक्यूटिव गाइडलाइंस नहीं होनी चाहिए, इनमें फोर्स होना चाहिए, स्टैट्यूटरी फोर्स की इन्फोर्सेबल हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट के द्वारा जो 30 मार्च को आया है, उन्होंने कहा ये इन्फोर्सेबल होंगे। अब इनके पास फोर्स ऑफ लॉ है,
और कोई भी जो गुड समैरिटन हेल्प करता है उसको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको विटनेस नहीं बैठाया जाएगा एक्सेप्ट अगर वो बनना चाहे। अगर बनना चाहे तो उसको भी प्रोटेक्शन दी है कि उसको एक बार से ज़्यादा नहीं बुलाया जाएगा, चाहे कमीशन उनके ऑफिस या उनके रेजिडेंस पे ले जाएं, या अगर वो जाना चाहें एक डेट से ज़्यादा उनको परेशान नहीं करेंगे। तो ऐसे कई प्रोटेक्शंस उन्होंने दिए, उस आदमी पे कोई सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी। बेसिकली ये है क्रक्स। जी डॉक्टर चंद्रा, इसमें किस तरह की मुश्किल आती थी लोगों को? हम लोग बात कर रहे हैं कि अब ये लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा, लोग आप ट्रैफिक से को डील करते रहे हैं, तो लोग किस लिए हिचकते थे, उनसे किस तरह की पूछताछ होती थी? अगर कोई सड़क पे घायल मिला तो क्या पहला ख्याल आता है कि हम इनको ना ले जाएं? क्या हमारे साथ परेशानी होती थी? सबसे पहला कारण ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दुर्घटना आपके सिर पे मर दी जाए कि आपने किया है, कि आपने किया है। तो बहुत सारे लोग देखते हैं और उसको निकल जाते हैं। पहले 1 घंटे के अंदर दुर्घटना के अंदर अगर समय पे उसको उचित चिकित्सा मिले तो बहुत सारे लोगों की जानें बच सकती हैं। ये हर जगह ये स्टैटिस्टिक्स प्रूव हो चुकी हैं। दूसरा कारण ये है कि जब आप किसी को हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो वो आपसे 10 सवाल पूछेंगे, उसके बाद पुलिस आएगी, पुलिस आपसे पूछेगी, और वो पुलिस बहुत बार इस नज़र से देखती है जैसे आप ही ने गुनाह कर दिया हो या आप ही ने एक्सीडेंट कर दिया हो। ये बहुत सारे केसेस हुए हैं और सभी के व्यक्तिगत अनुभव भी रहे होंगे कि ये बात सही है। जैसे ही ये गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस एंड रोड ट्रांसपोर्ट ने पिछले साल इशू की थी, दिल्ली पुलिस ने इनको स्टैंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके इसको सर्कुलेट किया था। प्रश्न अब जो आगे के कदम है वो ये है कि जनता को भी इसके बारे में पूरा जागरूक होना चाहिए, और पुलिसकर्मी और हॉस्पिटल अथॉरिटीज जो सिस्टम में उन्हें भी इन गाइडलाइंस का पता होना चाहिए, और जो नहीं करेगा उसे सजा भी होगी। जी, दूसरी एक और बात की WHO की ही जो रिपोर्ट है उसके आंकड़े में ये भी कहा गया है कि एक प्रोजेक्शन है कि 2020 तक रोड एक्सीडेंट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट किलर्स इन इंडिया। ऑलरेडी क्या इसका स्टेटस है? ऑलरेडी 2 लाख लोग औसतन सालाना मारे जा रहे हैं रोड एक्सीडेंट में। अलग अलग आंकड़े हैं, WHO का 2 लाख है, दूसरी किसी सरकारी एजेंसी से शायद थोड़ा कम है। ऑफिशियल फिगर्स हैं, एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की तरफ से एक पुस्तक प्रकाशित होती है जिसमें साल भर के दुर्घटनाओं में जो लोग मरते हैं उनके आंकड़े हैं। जो हमने बार बात की कि 50% लोग शायद बच जाएं अगर आप पहले 1 घंटे में, शायद वो गोल्डन आवर कहलाता है कि उसमें आप उनको लेके अगर आ जाएं। तो आपका क्या तजुर्बा रहा है इससे, डॉक्टर कोले? देखिए, पिछले 20 साल में हमने बड़े बड़े अस्पताल बनाए, आपने काफ़ी देखा होगा, काफ़ी स्टेट में हमने 108 एम्बुलेंस सर्विसेज लॉन्च किए और काफ़ी लोगों को हेल्प पहुंचाने का कोशिश की। बट इसके बावजूद भी ईयर टू ईयर फिगर्स बढ़ते जा रहा है। इसका एक मेन कारण है कि जो बाईस्टैंडर है, जो उसके पास है, वो उनको हेल्प नहीं करना चाहते। अगर करना भी चाहते हैं, कौन सा नंबर डायल करे, कैसे पहुंचाए, उसको क्या करे क्या ना करे, इसका पूरा सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो ये जो लॉ है, जो बाईस्टैंडर केयर गुड समैरिटन्स को जो प्रोटेक्शन देते हैं, यही फर्स्ट स्टेप है। वो जो पहले हिस्सा जो हम अभी तक मिस कर रहे थे उसको प्रोटेक्शन देंगे और 50% डेथ इसमें कम हो सकता है। दूसरे जो गोल्डन आवर की बात अपने करें, गोल्डन आवर स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सीडेंट। जहाँ पे एक्सीडेंट होता है उसी से वो घंटा चालू होता है जी। उसके सबसे इंपॉर्टेंट पहले 10 मिनट होता है, और पहले 10 मिनट पे ना उसके पास एम्बुलेंस पहुंच सकते, पुलिस चाहे और ना चाहे पहुंच सकते, बट उसके पास बाईस्टैंडर होता है। बट ये जो बाईस्टैंडर को हमने ट्रेनिंग ना दी है, उसको प्रोटेक्शन ना दिए, तो वो जो बैटल हमने कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको सुधर पाएंगे, वो कभी नहीं हो पाएगा। बट ये फर्स्ट स्टेप है, और इसके बावजूद पेशेंट्स पहले आ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। आपको ये भी पता होगा कि हमने लास्ट वीक अनाउंस किया है कि हमारे देश पे एक ही नंबर होगा, मेडिकल पुलिस फायर 112, जैसे बाकी कंट्रीज में होता है। यूएस में 911 आपको कभी पता होगा। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसके वजह से। इसको हम चेन ऑफ सर्वाइवल बोलते हैं। चेन ऑफ सर्वाइवल का पहले चेन ही है बाईस्टैंडर केयर, और इसमें हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट का ये उम्मीद कर सकते हैं। हमारे जैसे देश हैं, जो गरीब देश हैं, जो डेवलप्ड नहीं है, उनमें खास करके बाईस्टैंडर्स का रोल पीयूष बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में एम्बुलेंस सर्विसेज बहुत एडवांस्ड हैं। सेव लाइफ में आप इससे जुड़े रहे हैं, किस तरह का तजुर्बा आपको रहा है? एम्बुलेंस या कोई इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पर कितनी जल्दी पहुँचती हैं, और बाईस्टैंडर्स का रोल क्या है यहाँ? इमरजेंसी केयर है वो एक राइट होना चाहिए
हमारे देश में, और वो राइट इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी राइट टू लाइफ गारंटी करता है और इमरजेंसी केयर उस राइट टू लाइफ को प्रिजर्व करता है। जी। तो जैसे डॉक्टर कोले ने कहा कि इसके तीन भाग होते हैं। पहला तो होता है कि जब व्यक्ति सड़क पे पड़ा हुआ है तब उसके साथ क्या हो रहा है, जिसको हम बायस्टैंडर केयर बोलते हैं। दूसरा पार्ट है जब उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है तब उसके साथ क्या हो रहा होता है, जिसको हम एम्बुलेटरी केयर बोलते हैं। और तीसरा होता है जब वो अस्पताल पहुंच जाता है तब उसके साथ क्या हो रहा है, उसको हम इन हॉस्पिटल केयर बोलते हैं। अभी अगर देखा जाए तो इन तीनों भागों में बहुत परेशानियां थी। तो पहला जो भाग है जो बायस्टैंडर केयर है वो हमने कुछ हद तक इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से और इस गुड समैरिटन लॉ के जरिए हमने एड्रेस कर दिया है। लेकिन जो एम्बुलेंसेज जो हैं, जिसकी क्वालिटी अगर आप देखेंगे हाईवेज पे जो एम्बुलेंस चलती हैं वो एक डब्बा होता है जिस पे 4 पहिए होते हैं, उस पर प्लस साइन लगा के उसको हम एम्बुलेंस बुलाते हैं। लेकिन एम्बुलेंस का सही मतलब होता है कि जिसके अंदर आप एक्चुअली इंटरवीन करके जान बचा सकते हैं किसी की, उसमें प्रॉपर सिस्टम्स होने चाहिए, स्टाफ होना चाहिए जी। उसके बाद जब व्यक्ति अस्पताल पहुंच जाता है तो उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं हमारे यहाँ तो सीटी मशीन काम नहीं कर रही है, अब इसको कहीं और ले जाइए, ये तो पुलिस केस है, पुलिस का हम वेट करेंगे। तो हॉस्पिटल केयर में भी बहुत अधिक रिफॉर्म्स की जरूरत है और मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं वो डिफाइन करने की जरूरत है। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, जैसे डॉक्टर चंद्र भी बोल रहे थे कि इसमें अब हमें इमरजेंसी केयर को एज अ राइट हमें डिमांड करना है कि हम अगर हम घायल हो जाते हैं सड़क पे, हमें सुरक्षित सड़कें नहीं दी गई हैं जी। तो अगर हम घायल हो जाते हैं उसकी वजह से तो हमारा एटलीस्ट हमें प्रॉपर टाइमली केयर मिलना चाहिए। टाइमली केयर नहीं मिलने की वजह से मौत ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग बचाए जा सकते हैं वो नहीं बचाए जा रहे हैं। मोहित यहाँ पर एक मिसाल है जिन्होंने अपने भाई को खोया है। इसमें किस साल की बात है और आपके साथ क्या हुआ था? आप उनको कितनी देर सड़क पे रखना पड़ा और आपको कोई केयर नहीं मिली? ये 2015 की बात है, यानी पिछले साल की बात है। उसका एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे सीसीटीवी लगा, उसमें सारी फुटेज आ रही है। ये दिल्ली की बात है, किस इलाके की बात है? दिल्ली की बात है, शादरा की। थी। तो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, सबसे बड़ा चौराहा है, एक्सीडेंट हुआ है, मतलब भीड़, कोई दिक्कत नहीं, इतनी फुल स्पीड में गाड़ियाँ जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे बस पब्लिक गोला बना के खड़ी है, कोई उस पर हाथ नहीं लगा रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। किसी ने 100 नंबर पे भी कॉल नहीं करी डर के मारे। वहाँ से बस 9 मिनट बाद एक पीसीआर जा रही थी जी, वो भी ब्लाइंड गई थी। उन्होंने देखा कि भीड़ किस लिए हो रही है, फिर वो लेके गई है। और पुलिस का इतना गंदा रवैया है, उन्होंने कि मेरी ड्रेस में ब्लड ना लग जाए तो उसने उठाते समय एक बार घेर भी दिया। उन्होंने एक बार घेर दिया, वहाँ की सारी पब्लिक बता रही है कि उन्होंने एक बार फिर से घेर दिया, फिर उन्होंने रखा है। और बाद में पुलिस का ये कहना है कि ये काम तो एम्बुलेंस का है, जी। हम तो मजबूरी में कर रहे हैं कि ये काम एम्बुलेंस का, हम नहीं करेंगे। ये दिन के वक्त हुआ था एक्सीडेंट? ये रात को 11 बजे के करीब, रात के 11 बजे करीब हुआ था। और वहाँ पे फिर भी भीड़ जुटी थी, मतलब लोग काफी थे, ले जाया जा सकता था। पब्लिक बहुत सारी थी, मतलब गाड़ियां की लाइन लग गई थी। जब भी किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे से अगर पुलिस नहीं वीडियो निकलवा पाई और हम जाके वीडियो निकलवा के लिया है वहाँ से सीसीटीवी कैमरे से, तो थाने से आईओ जाता है जिसमें जहाँ पे सीसीटीवी, उनको डांटता है कि तुमने हमारी मंजूरी के बिना दे कैसे दी सीसीटीवी फुटेज। ये बहुत बड़ी समस्या है अभी भी। आप मतलब ये तो सिर्फ एक मिसाल है, पर जो आम लोगों के साथ मुश्किल होती है। पीसीआर वैन अगर जा रही है तो उसको लगेगा मेरा काम नहीं है, एम्बुलेंस का काम है, हम क्यों करें। लोगों में फिर वही हिचकिचाहट थी। आपने तो ऐसे बहुत चीज़ें देखी होंगी। नहीं, मैं इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी एक सच्चाई है कि दिल्ली में दुर्घटनाओं में जो शिकार होते हैं घायल या किसी और घटना में होते हैं, 90% केसेस, 90% केसेस में पीसीआर की गाड़ी ही उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाती है। बाकी जो इमरजेंसी सर्विसेज की जो जैसा तिवारी जी ने बताया कि पूरे फुल फ्लेजेड इक्विपमेंट वाली गाड़ियां हों, वो जल्दी पहुंचे, उनसे पहले पीसीआर पहुंचती है। अगर हम उनका इंतजार करते रहे तो शायद व्यक्ति वहीं मौके पे। डॉक्टर कोले, या एम्बुलेंस सर्विसेज अभी तक कितनी इफेक्टिव है या हैं कितनी? अभी जैसे आपने नंबर बताया कि लोग कॉल कर सकते हैं, पर अभी मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, जैसे डॉक्टर चंद्र ने बताया कि सबसे ज्यादा मरीज तो पीसीआर ही कैरी कर रहे हैं, तो एम्बुलेंस सर्विसेज है हमारे पास, कैट साहिब, और काफी दिनों से है। बट जब जरूरत है तब लोगों को पता है कि उसको डायल करना है और डायल करने में वो आए, इसमें स्टैंडर्ड्स का डिफरेंसेस है। बट कोई स्टेट्स है जिसमें काफी उन्होंने रिस्पांस टाइम कम किया है। जैसे अभी हमने महाराष्ट्र से आए जी, और महाराष्ट्र में पहले उन्होंने 20 मिनट पे रिस्पांस कर रहे थे, अभी उसका टाइमिंग्स जो है उन्होंने डिक्रीज करके 15 मिनट कर दिया है। बट वो भी 15 मिनट हाईवे के हिसाब से ठीक नहीं है। वो हमने पॉइंट आउट करके आया कि यू हैव टू रीच विद इन 3-4 मिनट्स। तो जिस हिसाब से जरूरत है
उस हिसाब से हमारा एम्बुलेंस सर्विसेज उतना है नहीं। राजीव, आपने तो बचाया है, आपने दिनेश को बचाया है, तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि ये दोनों लोग साथ में, इनका एक्सीडेंट हुआ था और इन्होंने बचाया। तो ये एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था, आप उनको कैसे बचा पाए? आपकी ट्रेनिंग है फॉर्मल इसमें? मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग लिया है सेव लाइफ फाउंडेशन से और उसके लिए मैं काफ़ी शुक्रगुजार भी हूँ पीयूष का। तो एक संडे की सुबह थी ये और मैं बाइक पे अपने सारे पेपर्स हेलमेट लगा के आराम से चलाता हुआ आ रहा था जी। और एकदम से देखा सड़क किनारे भीड़ लगी हुई है। तो वो नेचुरली किसी का भी ध्यान जाता है कि भाई क्या हो गया। मैंने तुरंत बाइक साइड में लगाई और उतरा वहाँ पर, क्योंकि पहले अपनी भी सुरक्षा का हमें ध्यान रखना पड़ता है रोड सेफ्टी की जब हम बात करते हैं। तो जब जैसे ही मैंने साइड में लगाया, मैंने देखा लोग इनको पानी दे रहे थे। तो होता क्या है कि अधिकतर बाई स्टैंडर्ड केयर में भी लोगों को पता नहीं होता है कि करना क्या है। तो लोग सोचते हैं कि भाई पहली चीज़ तो अगर वो कह रहा है पानी दो तो उसे पानी दो, जबकि हम मना करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, पानी देने से चोक भी हो सकता है गला। तो हम कहते हैं उनके लिप्स को आप थोड़ा थोड़ा वेट करते रहो। तो मैं तुरंत देखने के बाद मैं समझा कि स्थिति क्या है, मतलब और थोड़ा सा मुझे भी लगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने इनको देखा कि ठीक है आप कॉन्शियस हैं, देख पा रहे हैं, थोड़ा मैं इनको ऐसे झकझोरने की कोशिश करी और ये थोड़ा सोने की उस टाइप की स्थिति में जा रहे थे जहाँ पे ये सो सकते थे, इनको नींद आ रही थी। तो उसमें ये भी इंश्योर करते हैं कि ना कोई नींद में ना चला जाए। तो फिर मैंने करीब वहाँ पर खड़े 5-10 लोगों से बोला भाई साहब थोड़ी मदद करा दीजिए, क्योंकि मेरे पास तो बाइक है, मैं नहीं लेके जा पाऊंगा, लेकिन मुझे इनको बचाना है। और इनके सिर में चोट लगी थी, पाँव में चोट लगी थी। तो उसमें से कुछ लोग नहीं भाई साहब हम तो बगल से जा रहे थे, हम तो दूसरे काम से जा रहे हैं, तो हम तो नहीं कर सकते भाई साहब, आप देख लो, आप देख लो। तो पहला जो स्टेप होता है, मुझे भी पता है कि एम्बुलेंस से पहले पीसीआर आएगी जी। तो सबसे पहला मैं कॉल करता हूँ 100 नंबर को। और मेरा इस मामले में दिल्ली पुलिस के साथ का अनुभव अच्छा रहा है। मैं 100 नंबर कॉल करता हूँ तो आती है पुलिस। उस दिन संडे था, शायद दुर्भाग्यवश उस दिन पीसीआर भी नहीं पहुंची। 100 के बाद तुरंत 102 मैंने डायल किया कि कैट्स की एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। उतने देर में 3-4 गाड़ी वाले वहां से गुजरे हैं काफ़ी अच्छी स्पीड में। कुछ तो धीमे करके भाई क्या हो गया, किस बात की भीड़ लगी। मैंने बताया कि जी ऐसा एक्सीडेंट हो गया है और इनको अस्पताल लेके जाना है। ना भाई हम तो दूसरी तरफ जा रहे हैं, इधर तो ना जा रहे करके अपना सब लोग निकल जाते थे गाड़ियाँ लेके। तो एक गाड़ी आ रही थी, उसमें 2 लोग बैठे थे। मैंने उनको कहा कि सर प्लीज़ आप देख लीजिए, ऐसी चोट लगी है और ये भी स्कूटर पे है, मैं खुद बाइक पे हूँ, मेरे पास भी कोई साधन नहीं। तो उन दोनों लोगों ने मेरी मदद करी कि ठीक है चलिए हम इनको यहाँ पर लेके चलते हैं हॉस्पिटल में। उसके बाद इनको उठा के कैसे लाना है, चल पाने की स्थिति में नहीं थे, थोड़ा तो सपोर्ट करके, क्योंकि सेव लाइफ फाउंडेशन से ट्रेनिंग के बाद ये भी पता चला कि पेशेंट को हैंडल कैसे करना है, ट्रांसफर जब आप करते हैं, जो एम्बुलेटरी केयर की बात कर रहे थे पीयूष। तो उसके बाद हमने खैर वहाँ पे उनको गाड़ी में किया। मैंने कहा कि मैं आगे आगे चलता हूँ आपके, और निकटवर्ती जो यहाँ का अस्पताल है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, तो इसलिए मैं, एक्सीडेंट हुआ कहाँ पे था? ये जेएनयू की जो सड़क है IIMC के सामने से जा रही है, वहां पर हुआ था। तो नियरेस्ट हॉस्पिटल जो था कटवरिया सराय में, मैंने इनको कहा वहां लेते हैं। गाड़ी के दोनों बंदे नहीं वो तो सरकारी अस्पताल थोड़ी है, वो तो प्राइवेट है। मैं कहा सर मेरी जिम्मेदारी है, आप ले चलो, मुझे जानकारी है, उनको देनी पड़ेगी इनको फर्स्ट एड। उसके बाद जैसे ही मैं हॉस्पिटल में घुसता हूँ, वहाँ फिर लोग आते हैं एकदम से कि क्या हो गया क्या हो गया। अच्छा दुर्भाग्यवश उस दिन ना पुलिस पहुंच पाई, ना कैट्स की एम्बुलेंस पहुंच गई, ना पहुंच पाई, सॉरी। तो मैं जब इनको एडमिट करने की बात कर रहा हूँ तो वहाँ जो ड्यूटी पे जो रिपोर्टिंग डॉक्टर है वो मुझे आके कहता है क्या हो गया, कैसे लग गई। मैंने कहा सर इनको रोड एक्सीडेंट में लगी है इनको। तो कहते हैं तो आप यहाँ क्यों लेके आ गए, आप इनको लेके जाइए, एम्स जाइए, ट्रॉमा सेंटर जाइए। तो मैंने कहा आप ये बात लिख के देंगे, आपको कितने रेट में, सरकारी रेट में यहाँ की जमीन मिली हुई है मैनेजमेंट को, मैं आपके मैनेजमेंट को कोर्ट में घसीटूंगा, इनकी जान बचानी है और आप इनको फर्स्ट एड दीजिए, आप इनको मना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब उनको लगा कि शायद इसको जानकारी है थोड़ी, तो वो अच्छा ठीक है करके वो इनको ले करके गए। लेकिन इस दौरान क्या है कि उतने जितने भी लोग हॉस्पिटल के आए, आप यहाँ पे पैसे जमा कर दो, आप 3000 रुपए आपको एम्बुलेंस के देने पड़ेंगे, क्योंकि इनको तो ट्रॉमा सेंटर जाना पड़ेगा। आज न्यूरो वाला डॉक्टर है नहीं, न्यूरो फैसिलिटीज हमारी अच्छी नहीं है। तो ये जो हरासमेंट है, ये मतलब आज तो दिनेश जी बैठे हैं तो एक ऐसी घटना नहीं है जो मैं एक घटना बता रहा हूँ, ऐसे 15 केसेस है जिनमें पुलिस वाले आते हैं, भाई खुद ही मार के तू कह रहा है कि इसको चोट लग गई, ये लग गई, वो लग गई। कभी अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं है जी, सरकारी अस्पताल नहीं है, यहाँ नहीं हो सकता इलाज। पर प्राइवेट अस्पताल जो है इंदु जी, उनका कानूनी तौर पे क्या फर्ज बनता है? कोई भी हॉस्पिटल चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उनको फर्स्ट एड देना लाजमन है। और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत ये डायरेक्शंस हैं और ये बाइंडिंग है। बहुत बार ये देखा जाता है कि पहले इसकी MLC बनवाइए, पहले इसकी रिपोर्ट लिखवाइए, पहले पुलिस को आने दीजिए, तो ये बिल्कुल गलत है। इलाज तुरंत शुरू होना चाहिए, बाकी जो पुलिस की फॉर्मेलिटीज है वो बाद में होंगी। इन सब अस्पतालों में ये डायरेक्शंस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिनका ऑर्डर है, उसके हिसाब से अस्पतालों में जानकारी भी है इस बात की। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रवैया क्योंकि बहुत अजीब रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये भी कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देश भर में जितने अस्पताल हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो,
उनको इसकी जानकारी दें और सभी अस्पतालों को एक चार्टर अपने दरवाजे के बाहर लगाना ज़रूरी है, जिसमें कि गुड समारिटन्स का जो राइट्स हैं कि आपको नहीं रोका जाएगा, आपको कंपेल नहीं करा जाएगा अपनी डिटेल्स देने के लिए। अभी जो 30 मार्च को आया है उसमें ये सब दिया उसमें आया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जैसा मैम बता रही थी कि परमनंत कटारा वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, इसमें उसको एक और उसमें स्ट्रेंथ दे दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आप नहीं चिकित्सा प्रोवाइड करते हैं तो वो मेडिकल मैल प्रैक्टिस के अंदर उसको उस पर केस चलाया सकता है अंडर MCI जो एक्ट है उसके। तो हॉस्पिटल्स अब इस पर किस तरह की कार्रवाई उनके लिए ज़रूरी होगी कि आप लोग लगाएंगे, नोटिस लिखना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शंस, और अभी तक कितनी जानकारी थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कि आप फर्स्ट एड देना ही देना, कहने को तो है लेकिन होता नहीं है, तजुर्बा तो लोगों का कुछ और रहा। नहीं, ये बात सही है कि सब जगह ये होता नहीं है, जैसे ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। तो पहले चीज़ ये है कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो सब डॉक्टरों को गुड मेडिकल प्रैक्टिस से जोड़ता है, उनको एक डायरेक्शन हर डॉक्टर को देना पड़ेगा जी। और अगर वो फॉलो नहीं किया उसको तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। ये एक तरीका है। दूसरे तरीका ये है कि जो गोल्डन आवर का जो कॉन्सेप्ट एंड ट्रेनिंग, अपने CT स्कैन का बात किए, वो सब बाद में आता है। पहले 1 घंटे में जो बेसिक मिनिमम चीज़ है, उस लाइफ सेविंग ट्रेनिंग सारे डॉक्टर को मैंडेटरी करना पड़ेगा जब वो ट्रेनिंग ले रहा है। आमतौर पे किस तरह की इंजरी देखी जाती है और किस तरह की फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है उन लोगों को? हमने जो देखा है, हम 3 चीज़ मरीज को पूछते हैं कि जो लाते हैं उनको पूछते हैं, क्लिनिकल क्वेश्चन नॉट अदर थिंग्स, कि आपने हेलमेट पहने कि नहीं, दूसरे अपने सीट बेल्ट पहने कि नहीं, अरे वो सामने सीट में है कि पीछे वाले सीट में है, और अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में आप आए कि नहीं। ये 3 मेजर कॉज है इंजरीज का। और आपने सही कहा कि बिकॉज ऑफ द पुअर हेलमेट रूल और सीट बेल्ट के लिए हमारे जो ये सिस्पाइन इंजरी और हेड इंजरी ज़्यादा है जी। तो और उसके लिए जो है तुरंत हमारा कुछ स्टेप्स होता है जो 1 घंटे में भले ही किया जाता है। मैं और चीज़ एक ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे कंट्री में जिस तरह का इंजरीज है, उसके लिए गोल्डन आवर काफ़ी नहीं है, उसके लिए गोल्डन डे। मतलब अगर आप किसी अस्पताल में पहुँच गए, उसको 24 घंटे के पहले आपको मूवमेंट नहीं करना चाहिए। उस 24 घंटे में आप जो इनिशियल रिससिटेशन और जो ब्रेन का हिस्सा इंजरी और स्पाइन का इंजरी, उसको आप एक सही स्टेबलाइज कर सकते हैं जी। ये स्टेबलाइजेशन वर्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने यूज़ किया है, इसके ऊपर और चर्चा होना चाहिए, इसको और स्ट्रांग डेफिनेशन देना पड़ेगा।